जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कराए एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, एक समांतर चतुर्भुज तो ABCD, ये जो चतुर्भुज बना है ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती है, समांतर। आगे कह रहा है, आया बच्चा बात ना करो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। इसमें कह रहा है ये जो E है और ये जो F है, ठीक, E जो है ये AB का मध्य बिंदु है और ये जो F है ये CD का मध्य बिंदु। यहाँ समझिएगा, E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.3, तो आकृति को हमने यहाँ बना दिया है बेहद स्पष्ट तरीके में। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और रेखाखंड AF और EC, ये वाला AF ये वाला EC, इस विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। अब अभी तक हम लोग पढ़े थे समद्विभाजित, अब यहाँ पर आया है समत्रिभाजित। ये बच्चे इसका मतलब समझो, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब भागों। तो जवन है AF और EC बा, ये विकर्ण BD के 3 बराबर भागों में क्या करता, बांट देता। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक, क्या करना है, सिद्ध करना। हमको दिखाना है ये जो AF और EC है ये हमको इस BD को कितने बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में बांटता है। यानी हम अपनी भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि DP बराबर PQ बराबर QB या BQ, कुछ भी कहें। यानी कुल मिलाकर ये इतना भाग, ये इतना भाग और ये इतना भाग, तीनों आपस में क्या होने चाहिए, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग। ये तीनों के तीनों भाग आपस में क्या होने चाहिए, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चे हमने हाल में लिखा दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन में कहा गया है, उसका स्टेटमेंट ही है। ठीक, और सिद्ध करना था कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को सम त्रिभाजित करता है। ये भी क्वेश्चन में ही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, हमें ये सिद्ध करना है कि DP बराबर PQ बराबर Q, ये तीनों भाग क्या करना है, बराबर दिखाना है। ठीक, अपनी भाषा में समझे तो ये बच्चे समझिएगा। अगर हम बात करें ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती हैं, बराबर और क्या होती हैं, समांतर। तो ये देखो AB बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा ना, साथे लाग AB समांतर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो हम परिभाषा से जानते हैं, समांतर लिखा, एक बार बराबर लिखा जाए, भी आएंगे तो वो कर बता दे रहे हैं। क्या समझिए, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर भी होगी, ये वाली रेखा इसके समांतर भी होगी। तो जैसे देखो, अगर AB बराबर CD है, ऐसे ध्यान से समझो, अगर मान लेते हैं कि AB 4 सेमी की है तो CD का 8 सेमी की होगी, का कितने की होगी, बराबर है, इतनी होगी। अब अगर इसका हम मध्य बिंदु लें बच्चे, इसका मध्य बिंदु क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मध्य बिंदु क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये कितना पाएगा, और ये, अब अगर इसका मध्य बिंदु करेंगे ये भी तो 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये कितना पाएगा, और ये है ना,
ऐसा समझो ध्यान से, ऐसा समझो ध्यान से, एकर का मतलब ये कि ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने बाई एग्जाम्पल समझा। अगर बराबर चीज, अगर बराबरों को बराबरों में बांटा जाए तो भी क्या होते हैं, बराबर। हमने यूक्लिड के ज्यामिति के परिचय में पढ़ा था, ये बराबर चीजें थी, इनको बराबरों में बांटा जा रहा है। इनके जो भाग होंगे वो क्या होंगे आपस में, ये तो चारों भाग आपस में क्या होंगे। यानी कुल कहने का मतलब ये है कि ये भाग और ये भाग आपस में क्या होगा, साथे लाग। ये इतना और ये इतना क्या होगा, समांतर भी। जब अगर पूरा समांतर, ये देखो पूरा समांतर है, तो ये और ये भी तो समांतर होगा, है ना। यह देखो क्या लिख देंगे, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ है। और इसकी सहायता से हमने ओरल समझा कि ये चीज, ये इतना और ये इतना बराबर भी होगा, साथ ही लाख का होगा समांतर। तो हम लिख सकते हैं कि ए ई बराबर सी एफ और समांतर भी होगा, और ए ई समांतर। अब हमने ये भी पढ़ा है कि यदि किसी चतुर्भुज में, ठीक कैसे करते हमने अब ये भी पढ़ा है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और क्या हो जाए, बराबर और समांतर हो जाए तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये देखो सम्मुख, बात करें हम तो देखो एक चतुर्भुज बन रहा है ए ई सी एफ, बता ना, ये तो फिर आरफ बना देते हैं। ए यानी क्या है, ये तो एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ ई, यहाँ सी और यहाँ एफ। और अभी हमने दिखाया कि ये इतना चीज और ये इतना चीज बराबर भी है और क्या है, तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये देखो चूंकि और करने के बाद इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब जब समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर और क्या होता है। आसानी से मैं कह दूंगा कि ए एफ समांतर सी ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा हमारा ए एफ समांतर सी ई हो गया। उसके बाद ध्यान से समझो, अब अगर ये देखो चला दे रहे हैं, अगर ये पूरी रेखा इसके समांतर है तो ये इतना भी इसके समांतर होगा, ये इतना भी इसके समांतर। ठीक, तो हम लिख देते हैं यानी एपी समांतर पी क्यू की और पी एफ समांतर सी क्यू। यानी यहाँ समझिए, यानी ये वाला भाग इसके समांतर है, ये वाला भाग इसके समांतर। बात सबको सुनाई। चलो तो अब समझो ध्यान से, हम देखो अभी तक मिलाकर हमने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया ताकि इसको और इसको समांतर दिखा सके, इसको और इसको समांतर। पहले हमने कहा जुगाड़ लगाया कि भैया ये इसका मध्य बिंदु है, पहले ये चीज और ये चीज बराबर था, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो हमने देखा ये इतना चीज और ये इतना चीज आपस में क्या है, बराबर है और साथ ही साथ समांतर है। तो ये पूरा चतुर्भुज जो बन रहा था क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या हो जाएगा, समांतर। अगर पूरा समांतर तो ये आधा भी क्या होंगे, समांतर। अब देखो हम जो हमको सिद्ध करना था, तो एक त्रिभुज हमारा बन रहा है बच्चे डी क्यू सी या डी सी क्यू। देखो त्रिभुज
डी सी क्यू में, देखो ध्यान से, डी सी क्यू में, ठीक। अगर डी सी क्यू में हम बात करें, देखो तो सी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एफ है और सीडी का मध्य बिंदु एफ है और अभी हमने देखा, देखो मिटाई नहीं है, पी एफ समांतर सी क्यू, यानी ये वाली रेखा इसके का है समांतर, पी एफ समांतर, तो कुछ याद आया समांतर, तो कुछ याद आया क्या, क्या प्रमेय? अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा के हाँ हाँ बिल्कुल। और जगत ने सही जवाब दिया कि हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो एक त्रिभुज बना तुम्हारा, ये ब्लैक से बना देना, हम पहले ही बताए थे कि अगर ज्योमेट्री पता है, ज्योमेट्री अच्छे से सीखना चाहते तो प्रमेय पता होना चाहिए। अगर प्रमेय थोड़ा सा भी भूले तो ये ज्योमेट्री समझ में नहीं आने वाली है, काहे कि ये लगाने वाले सवाल नहीं होते, ये आकृति से लिखे जाते हैं या परिभाषा से लिखे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा प्रमेय था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो हमारा त्रिभुज बन रहा था डी सी क्यू, तो देखो एक भुजा ये कौन हो गई सी डी, सी डी का ये मध्य बिंदु था ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, ये देखो ये वाली रेखा इसके समांतर है कि नहीं समांतर है ना, ये देखो लिखे हैं सीडी का मध्य बिंदु कौन है, दिखाई दे रहा ना, ये इसका मध्य बिंदु है कि नहीं है, मध्य बिंदु है ना। और देखो साथी लाग, ये जो पी एफ है इसके समांतर है, ये हमने दिखाया, यहाँ पर कहा गया पी एफ समांतर कहाँ है सी क्यू। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये इसके मध्य बिंदु से इसके समांतर खींची गई है, तो जाकर इसको जहाँ काटेगी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा इस तीसरी भुजा को, यानी ये इतना चीज और ये इतना चीज आपस में क्या होगा, बराबर। क्या लिख देंगे हम, डीपी बराबर पी क्यू, ठीक। अगर रीजन लिख रहा होगा तो शॉर्ट में लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से, यानी एम डी टी या एम डी टी मध्य, ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय से या एम टी टी लिख दीजिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। मध्य बिंदु प्रमेय से पढ़ाना कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के थ्योरम, किसी थ्योरम होता है ना, थ्योरम करते हैं। तो देखो शॉर्ट, अगर पूरा लिखना चाहते तो पूरा लिख देना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देना एमपीटी, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, प्रमेय हमारा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब अगला देखो बच्चे, हमारा एक त्रिभुज और बन रहा है, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में देखो ध्यान से, यहाँ बना हमारा ए बी पी। अगर हम बात करें ए बी पी में, ये देखो ए बी का मध्य बिंदु कौन है, ई, और साथ ही हम दिखाएं क्यूई समांतर का है ए पी, कहाँ गया, ए पी समांतर क्यूई या क्यूई समांतर ए पी। ये देखो ये बना हमारा एक त्रिभुज, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो देखो ये बन रहा हमारा त्रिभुज, अगर अलग से बनाना चाहें तो
ये देखो इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या देखो लिखेंगे हम ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ई तथा ए बच्चे ए बी का मध्य बिंदु ई तथा क्यू ई समांतर का है ए पी, क्यू ई समांतर ए पी। अब हमने पढ़ा है कि यदि एक किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, वो तीसरी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित, यानी इसको और इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी या बी क्यू, बी क्यू, यहाँ भी लिख दीजिएगा एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन। यहाँ देखो बच्चे, जैसे देखो यहाँ डीपी बराबर कितना है, डीपी बराबर मान लेते हैं इसको है 2, ये कितना होगा, अगर ये 2 है तो यहाँ कितना होगा, और ये चीज इसके बराबर कितना होगा, यानी ये तीनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, है ना। मान लेंगे समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से तुम्हारा हुआ क्या, हो जाएगा dp बराबर pq, dp बराबर pq बराबर bq, ये तीनों के तीनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, यानी ये वाला भाग आपस में हो जाएगा बराबर। अतः हिंदी बोलते रहे, लिख दीजिएगा ए बच्चे, लिख दीजिएगा अतः करके उतार दीजिएगा, ए एफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, यहाँ अतः करके लिखना है, समत्रिभाजित करते, अतः करके लिखना कि ए एफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते। मैं एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि अगर ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना है तो जितना हमने प्रमेय लिखवाया है, जितना हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है, उसको अच्छे से पता होगा तब तो ज्योमेट्री समझ में आएगी, अन्यथा ज्योमेट्री एक पैसे के समझ में नहीं आनी। ये कोई लगाने वाले सवाल नहीं है, परिभाषा पर डिपेंड होते हैं, आकृति पर डिपेंड होते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।